नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 से। 19 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते चल नहीं पा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। बुधवार को कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद परिसर में तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल संसद परिसर में कृषि कानूनों का विरोध करते हुए तख्ती लेकर खड़ी थी। उसी दौरान वहां से गुजर रहे बिट्टू उनके पास पहुंच गए और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। देश में पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि 562 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,676 नए मामले आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। 3 अगस्त तक देश भर में 48 करोड़ 52 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 62.53 लाख टीके लगाए गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ एक दिन में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में 19 लोग शामिल हैं। प्रदेश के 14 जिलों में किसी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि गुरुग्राम में 12, रोहतक में 2 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल आंकड़ा 7,69,982 पहुंच चुका है। सोनीपत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां शुरुआती दौर पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, अब वही लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला सोनीपत में पुरुषों को लगभग 3,86,000, वहीं 3,08,422 महिलाएं वैक्सीन लगवा चुकी हैं। जींद में बीजेपी विधायकों का समूह शहर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उनके पहुंचने की खबर किसानों को लगी, किसान खटखड़ टोल प्लाजा से काफिला लेकर जींद के लिए रवाना हो गए। जींद पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग भवन नरवाना रोड पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान जबरदस्ती अपने ट्रैक्टरों का काफिला निकालने में कामयाब रहे। जींद रेस्ट हाउस तक किसानों का काफिला ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचा। तब तक विधायक जा चुके थे। किसानों की संख्या में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। गोहाना के गांव बरोदागढ़ी में किसान सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए गांव से मिट्टी और गंगाजल लेकर रवाना हुए। किसानों का कहना है, जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि उन्होंने धरना स्थल को ही अपना तीर्थ मान लिया है और जब वो इस बार कांवड़ लेने हरिद्वार नहीं जा सके तो वे आंदोलन स्थल पर ही मिट्टी और जल लेकर पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि के दिन वहीं जल चढ़ाएंगे। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषि कानूनों पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला है। झज्जर के टीगल गांव में बुधवार को पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति रोष जाहिर किया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने पंचायत से पहले झज्जर एएसपी विक्रांत भूषण को भी फोन करके पंचायत के बारे में अवगत कराया था, लेकिन वो पंचायत में नहीं पहुंचे। पीड़ित युवक ने पुलिस पर 1,71,000 रुपए लेने और 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि डीगल गांव में कुछ दिनों पहले कुलवीर नाम के युवक पर हत्या करने के आरोप लगे थे और मुख्य आरोपी कुलवीर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। पीड़ित पक्ष ने भी पुलिस एफआईआर में कुलवीर को ही दोषी ठहराया था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने एक अन्य आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने उसे हत्या का जिम्मेदार नहीं माना। झज्जर में एम्स प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, प्रशासन ने कोरोना काल में भर्ती किए गए 150 कर्मचारियों को 3 महीने बाद मेल जारी कर नौकरी से निकाला। वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यह आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनसे कहा था कि तीसरी लहर में उन्हें दोबारा से भर्ती कर लिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों ने कहा, जब हमें भर्ती किया गया तो हमें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें केवल 3 महीने के लिए भर्ती किया जा रहा है।
साथ ही ठेकेदारों पर भर्ती के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया, जिसके चलते बाड़सा चौकी में 10 से 12 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं कर्मचारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नाम भी ज्ञापन सौंपा। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। दरअसल बल्लभगढ़ के गांव झाड़ से इटली में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय राजमार्ग में 3 फुट के गड्ढे बने हुए थे। इसको लेकर हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि यहां से आए दिन पर्यटक और अन्य लोग हजारों की संख्या में वाहन लेकर गुजरते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा था। खबर को देखकर नहाई के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। यमुनानगर जिले में कोरोना के बाद अब डायरिया पैर पसार रहा है। अब जिले के कई इलाकों में डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें, लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसे पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। शहर की बैंक कॉलोनी, कांसापुर, राजीव गार्डन और आसपास के इलाके में डायरिया फैल गया है। वहीं शहर के कई निजी अस्पतालों में बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं लोगों ने कहा है कि जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इन इलाकों की सैंपलिंग कर रहा है ताकि जल्द से जल्द डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि आज और कल में ही उनके पास लगभग 50 मरीज डायरिया के आ चुके हैं और पिछले कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि पानी उबाल कर पिएं। सोनीपत के सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान दिवस को 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया है। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील के चावल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फतेहाबाद के शिवनगर में एक बदमाश ने एक घर में घुसकर महिला टीचर की पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज भी कर लिया है, लेकिन पीड़िता आरोपी पर लगाई गई धारा से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेकर पीड़िता एसपी ऑफिस में अपने पति के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया, ठाकर बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बुरी तरह से पीटा है। इतना ही नहीं, आरोपी महिला की कानों की बालियां और मोबाइल भी छीन कर ले गया है। मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रोहतक में बदमाशों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि करीब 1 दर्जन बदमाश लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीड़ित परिवार पर हमला करते सीसीटीवी में कैद हुए। यही नहीं, बदमाश इतने बेखौफ थे कि पुलिस चौकी के अंदर घुसकर ही एक युवक को अधमरा कर गए, वो भी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। यही नहीं, पीड़ित ने बीजेपी पार्षद पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाने गए थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बदमाशों ने पीड़ित युवक को कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी पार्षद भी नजर आ रहे हैं और पुलिस कर्मी भी। सोहना के अरावली पहाड़ी घाटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीएसई की 10वीं के परीक्षा परिणाम में पब्लिक स्कूल की निधि सौरात ने 99.2% अंक लेकर बाजी मारी है और जिले में टॉप किया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संगीता गोयल ने सभी छात्रों को इस परिणाम को लेकर शुभकामनाएं दी हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं होडल की छात्र निधि ने अपने स्कूल के अध्यापकों को और अपने माता पिता को इसका श्रेय दिया है और कहा है कि वह आगे मेहनत करके आईएएस बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को कोरोना जांच और अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है।
खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली इनाम राशि रिलीज कर दी है। इनामी राशि के मामले में जिला के शूटर सरबजीत सिंह अन्य सभी खिलाड़ियों पर भारी हैं, जिनके खाते में कुल राशि का आधे से ज्यादा इनाम है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29,75,000 रुपए राशि मिली। शूटर दीपक राणा को 10 लाख की इनामी राशि दी गई। अंबाला के जिला खेल अधिकारी का कहना है कि ये राशि अगले 3-4 दिनों में खिलाड़ियों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस बारे में जब स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से इस बार सरकार की तरफ से दी जा रही इनाम राशि हमें देर से मिल रही है। ये टीमें हर स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। सभी बच्चों के सैंपल लेने और रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से आगामी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की नर्स परमजीत कौर ने बताया कि सिरसा के सभी सरकारी स्कूलों में अभियान चलाया जा रहा है। टीचर्स का टीकाकरण किया जा रहा है, साथ ही बच्चों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। सोनीपत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी कमरे और अन्य कमरों में कर्मचारी बिना मास्क के बैठे नजर आए। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने दावा किया था कि हर कोई मास्क लगाता है, जिसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो सब बिना मास्क के नजर आए। बिना मास्क के बैठे कर्मचारियों का कहना है कि मास्क लगाकर काम नहीं होता। हालांकि जब हमने डीईओ से उनके कार्यालय में मास्क न लगाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही तो डीईओ गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। सिरसा में घग्गर नदी में पिछले कई दिनों से बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कुछ कम हो गए हैं। नदी में अब पानी का स्तर कुछ कम हो गया है, जिसके चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में जल स्तर काफी ऊपर आ गया था। नदी के अंदर का बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांव में बाढ़ का संकट बना हुआ था। लेकिन अब घग्गर में जल स्तर काफी नीचे हो गया है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल गई है। फतेहाबाद जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बरसात से प्रभावित हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर शासन और प्रशासन से उनके खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर बरसात से हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के नाम डीसी की अनुपस्थिति में डीआरओ को ज्ञापन भी सौंपा। चंदौली गांव से मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में युवा गांव के मिट्टी और जल लेकर निकले। तमाम युवाओं के हाथ में तिरंगा और किसान यूनियन के झंडे दिखाई दिए। इस दौरान युवाओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हिसार के बाल भवन में एक अनाथ बच्ची को कनाडा के पीटर परिवार ने गोद लिया है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले बच्ची ने सिरसा में जन्म लिया था। उसके माता पिता ने गरीबी की वजह से बच्ची को छोड़ दिया था। बच्ची 1.5 साल से हिसार के बाल भवन में रह रही थी, जिसे पीटर परिवार ने बाल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गोद ले लिया है। बाल भवन ने सभी कागजात और पासपोर्ट के साथ बच्ची को पीटर दंपति को सौंप दिया। अब बच्ची के नाम के पीछे भी पीटर लगेगा। वहीं उसके नए पिता ने बताया कि वो कनाडा में नौकरी करते हैं और बच्ची की मां फिजियोथेरेपिस्ट है। मां ने कहा कि वो बच्ची को भारतीय संस्कृति सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा वे इसका खाना भी शाकाहारी ही रखेंगे। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए पिछले साल सीएससी वाईफाई चौपाल स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत अब तक अंबाला के 95% गांवों में इंटरनेट वाईफाई सेवा शुरू की जा चुकी है। अंबाला के 409 ग्राम पंचायतों में से 400 में फाइबर इंटरनेट चालू हो चुका है। बाकी बचे इलाकों में भी जल्द ही इंटरनेट सेवा पहुंचाने का अधिकारी दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव हुआ है। अब फॉर्म भरने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है और पढ़ाई करने में भी वाईफाई काफी लाभदायक साबित हो रहा है।
बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने खिलौना व्यापारी की गाड़ी के शीशे तोड़े, साथ ही गाड़ी में धमकी भरा पत्र भी छोड़ा। शीशे तोड़ने की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पुलिस की अनदेखी भी सामने आई है। छुट्टी पर गए जांच अधिकारी के नाम जांच का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पूरे मामले में आला अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। सिरसा में चैन स्नैचिंग और छीना झपटी समेत अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में अभियान चलाया है। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में शहर में कई जगह नाकेबंदी की गई। बिना नंबर प्लेट ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चला रहे चालकों और बुलेट से पटाखे बजाने वालों को रोककर पुलिस ने जांच की। कागजात नहीं मिलने पर वाहनों के चालान भी काटे गए। झज्जर में युवाओं ने कहा कि सरकार ये ना सोचेगा आंदोलन में सिर्फ बुजुर्ग किसान है, बल्कि युवा भी मजबूती के साथ किसान आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। इससे किसान आंदोलन में ऊर्जा और नई ताकत का संचार होगा। फसल के मुआवजे को लेकर मंगलवार को किसान डीसी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने गिरदावरी करवाकर मुआवजे देने की मांग की है। दरअसल फतेहाबाद में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से धान और नरमा की फसल खराब हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर गिरदावरी हो, नहीं तो किसान धरना देंगे। अंबाला कैंट नगर परिषद में लोगों की सुविधा और शहर को साफ रखने के लिए 30 लाख रुपए की लागत से शहर के बाजारों में 5 बायो टॉयलेट्स लगाए थे। प्रशासन ने दावे किए थे कि स्टील से बने इन टॉयलेट्स को जंग नहीं लगेगा, साथ ही इसमें 1 रुपए का सिक्का डालते ही टॉयलेट का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन ये टॉयलेट ना सिर्फ अब फेल हो चुके हैं, बल्कि ये टॉयलेट कबाड़ में पहुंचा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो 5 टॉयलेट्स हैं उन पर ताला लटका हुआ है। अब जनता ने नगर परिषद पर लोगों के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों पर ही आरोप मढ़ दिया। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की टीम ने नाहरी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नाहरी रोड पर बनी दुकानों के बरामदे को खाली करवाया गया। इतना ही नहीं, बरामदों के बाहर दुकानों की छत पर जाने के लिए बनाई गई अवैध सीढ़ियों को भी तोड़ा गया। इस दौरान दुकानदारों ने नगर परिषद की टीम का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण उनका विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कई सालों से दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बड़ा करने के लिए दुकानों के बाहर बनाए गए बरामदे पर कब्जा कर रखा था। नगर परिषद ने दुकानदारों को कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन दुकानदारों ने अवैध कब्जे खाली नहीं किया, जिसके बाद अब नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दुकानों के सामने अवैध रूप से किए गए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया है। पानीपत के गांव नूरवाला के परशुराम कॉलोनी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 22 साल के विशाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था। इसी मानसिक अवस्था में उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की असली वजह की तलाश में जुटी है। पुलिस ने यह भी बताया कि युवक के साथ 2 युवतियां भी रहती हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। भारतीय बॉक्सर लवलीना ने यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी थी। इसी के साथ लवलीना ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई है। इससे पहले विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। टोक्यो खेलों में यह भारत का तीसरा पदक है। इससे पहले भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत, जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। लवलीना का पदक पिछले 9 वर्षों में भारत का ओलंपिक मुक्केबाज में पहला पदक है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय मुक्केबाज लवलीना को जीत की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि हमें आप पर गर्व है, आप भविष्य में इससे भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करें।
रेसलर रवि कुमार दहिया ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुष के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कजाकिस्तान के सनायब नूरिस्लाम को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रवि दहिया ने इसी के साथ सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रवि कुमार शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे, वो 5-9 से पीछे चल रहे थे। हालांकि रवि की वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहलवान रवि दहिया को फाइनल में जगह बनाने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि कजाकिस्तान के पहलवान को अपने दांव पेच से पटखनी देकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86 मीटर दूर से फेंका भाला, फाइनल में बनाई जगह। दीपक पूनिया पुरुष के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग का सेमीफाइनल मैच हार गए हैं। उन्हें अमेरिका के टेलर डेविस मॉरिस हाथों से हार मिली है। दीपक 0-10 से ये मैच हारे हैं। दीपक के पास अभी भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। ये पदक वो रेपेज चेज राउंड में जीत सकते हैं। कुश्ती की स्पर्धाओं में रेपेज चेज ऐसी प्रणाली है जो शुरुआती दौर में हारने वाले पहलवानों को वापसी का मौका देती है। भारत की महिला हॉकी टीम में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई है। उसे अर्जेंटीना के हाथों 1-2 से हार मिली है। टीम इंडिया अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी। अच्छी शुरुआत करते हुए महिला हॉकी टीम ने एक गोल दागा था, लेकिन दूसरे क्वार्टर के बाद भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना से पिछड़ गई और इसी के साथ भारत का फाइनल में जाने का सपना टूट गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।